तारीख थी 29 अप्रैल साल 2025। राजलक्ष्मी नाम की एक महिला के घर से पड़ोसियों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। आवाजें सुनकर पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर राजलक्ष्मी के घर की तरफ भागते हैं, जहां दरवाजे पर उनकी बेटी फूट फूट कर रो रही थी। वो पड़ोसियों से कहती है कि माँ को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद सभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर्स बता देते हैं कि राजलक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके बाद अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद ही राजलक्ष्मी की जान जाने का जो सच होता है वो सबके सामने बाहर आता है। पर कैसे और कौन थे वो जिन्होंने इस सच को बाहर लाने की कोशिश की? राजलक्ष्मी के साथ आखिर क्या हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू केस फाइल और ये है भुवनेश्वर्स हॉरिफाइंग केस। इस केस फाइल की शुरुआत होती है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से, जहां राजलक्ष्मी कर नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। राजलक्ष्मी के हस्बैंड का नाम प्रफुल्ल कर था, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और ओडिशा सरकार के विभाग में काम करते थे। एक तरफ जहां प्रफुल्ल का बिहेवियर बहुत ही शांत और मिलनसार टाइप का था, तो वहीं राजलक्ष्मी भी अपनी बातों से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया करती थी। वो एक पढ़ी लिखी महिला थी जो हमेशा से एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। साथ ही चमक धमक से दूर अपने पति के साथ सुकून भरी जिंदगी वो गुजार रही थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके बारे में सोच सोच कर राजलक्ष्मी अक्सर अपसेट हो जाती थी। दरअसल उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में अब तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। जबकि राजलक्ष्मी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और एक खुशहाल परिवार चाहती थी, जैसे कि सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन माँ ना बन पाने की वजह से वो काफी परेशान और दुखी रहने लगी थी। हालांकि उनके हस्बैंड प्रफुल्ल ने राजलक्ष्मी को भुवनेश्वर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया और लंबे टाइम तक दवाइयां और ट्रीटमेंट भी कराया। मेडिकल इलाज के साथ साथ राजलक्ष्मी ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी और बच्चे के लिए पूजा अनुष्ठान भी करवाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। ना तो दवा काम आई और ना ही दुआ। जब सालों के इलाज के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली तो उन्होंने हार मान ली और ये सोचकर अपने मन को मना लिया कि शायद उनकी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं। बस इसी सोच के साथ राजलक्ष्मी अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। दरअसल साल 2012 की बात है। एक दिन राजलक्ष्मी घर का जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जा रही थी। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते करते वो सड़क किनारे लगी झाड़ियों तक पहुंच गई और जब झाड़ियों को हटाकर देखा तो राजलक्ष्मी को एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखाई दी, जो अभी सिर्फ 2 से 3 दिन की थी। उन्होंने आसपास उसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की और कई लोगों से पूछा कि ये बच्ची किसकी है, क्या उन्होंने इसके पेरेंट्स को देखा है। इस पर सभी ने ना में जवाब दे दिया। ये देखकर राजलक्ष्मी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती हैं, जहां पहुंचने के बाद पुलिस को पूरी बात बता देती है। इसके बाद पुलिस बच्ची के पेरेंट्स को तलाश करती है, लेकिन जब उनका कोई पता नहीं चलता तो वो राजलक्ष्मी से कह देती है कि शायद गरीबी या बेटी होने की वजह से बच्ची के असली पेरेंट्स उसे छोड़ गए हैं। वेल, इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो ऐसी कहानियां आप हमारे चैनल ग्रिपिंग टेल्स पर देख सकते हैं, जहां हर हफ्ते हम मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियां आपके लिए लेके आते हैं। चलिए लेट्स कम बैक टू दी स्टोरी। अब देखिए, राजलक्ष्मी की कोई औलाद नहीं थी और वो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, इसलिए वो इसी बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला करती हैं और लीगल प्रोसेस को पूरा करके बच्ची को अपने घर ले आती हैं। राजलक्ष्मी उसे भगवान का चमत्कार और अपनी प्रार्थनाओं का फल मानती हैं। साथ ही बच्ची को एक प्यारा सा नाम भी दे देती है, जिसे रिपोर्ट्स में रिवील नहीं किया गया है। खैर, बच्ची के आने के बाद राजलक्ष्मी की जिंदगी में जैसे मानो खुशियों की बहार आ गई थी। उनकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो गई। वो अपनी फैमिली पूरी होने की खुशी में एक फंक्शन भी रखती हैं, जिसमें सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान के लोग को इनवाइट किया जाता है और सभी लोग उस बच्ची को आशीर्वाद देते हैं। ये देखकर राजलक्ष्मी और उनके पति प्रफुल्ल बहुत खुश होते हैं। इसी तरह उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन फिर 1 साल बाद राजलक्ष्मी की खुशियों को फिर से नजर लग जाती है। दरअसल साल 2013 में बच्ची को गोद लेने से ठीक 1 साल बाद अचानक ही प्रफुल्ल इस दुनिया से चल बसते हैं, जिस वजह से राजलक्ष्मी पूरी तरह से टूट जाती हैं और उनकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है। वो अब सिंगल मदर बन चुकी थी। हालांकि प्रफुल्ल की पेंशन और कुछ सेविंग्स का सहारा था, लेकिन एक छोटी बच्ची को अकेले पालना और घर संभालना उनके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। अब राजलक्ष्मी पर ही घर की और बेटी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। हालांकि वो इस जिम्मेदारी से घबराती नहीं है, बल्कि बेटी को और बेहतर भविष्य देने के लिए शुरू से ही उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं। लेकिन उन्हें डर था कि शहर के माहौल में उनकी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए या फिर किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। इसलिए वो प्रफुल्ल के जाने के कुछ सालों बाद भुवनेश्वर छोड़कर
पारलाखे मुंडी आ जाती हैं, जहां उनका परिवार रहा करता था। अपनों के बीच आकर राजलक्ष्मी को सुकून महसूस होता है और वो अपनी बेटी का एडमिशन पारलाखे मुंडी के एक अच्छे स्कूल में करा देती हैं। साथ ही उसकी पढ़ाई पर खास ध्यान देती हैं और घर खर्च उठाने के लिए अब खुद भी नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे राजलक्ष्मी की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है और वो अपनी बेटी के साथ रहते हुए हर दुख गम को भूल जाती है। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है और साल 2025 आ जाता है। राजलक्ष्मी की बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी और 8th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 29 अप्रैल साल 2025 की रात को पड़ोसी अचानक राजलक्ष्मी के घर से उनकी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और आवाज सुनते ही फौरन उनके घर की तरफ भागते हैं। दरवाजे पर ही उन्हें राजलक्ष्मी की बेटी नजर आती है, जो मदद के लिए लगातार चीख रही थी। पड़ोसी जब उससे वजह पूछते हैं तब वो बताती है कि माँ को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही पड़ोसी घर के अंदर आते हैं और राजलक्ष्मी की तबीयत को देखकर फौरन ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए डॉक्टर्स बता देते हैं कि राजलक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी ये खबर सुनकर उनके भाई समेत बाकी करीबी रिश्तेदार यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन यानी 30 अप्रैल को राजलक्ष्मी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उनकी बेटी इस दुनिया में अब अकेली रह जाती है। राजलक्ष्मी की जान हार्ट अटैक की वजह से ही गई है, इस बात पर सबने यकीन किया, क्योंकि वो पिछले कई सालों से दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से जूझ रही थी और अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। खैर, पिता का साया तो पहले ही उठ गया था और अब माँ भी उस बेटी को छोड़कर चली गई थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब बेटी दुनिया में अकेली रह गई थी, इसलिए राजलक्ष्मी के भाई शिवा प्रसाद मिश्रा उसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो नोटिस करते हैं कि राजलक्ष्मी के जाने से उनकी बेटी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वो तो आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर किसी समझदार बच्चे के सर से किसी माँ या पिता का साया उठ जाए तो उसकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर शिवा प्रसाद मिश्रा को कुछ अजीब लगता है, वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करते हैं, इसलिए वो अब बेटी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और एक दिन जब घर में दाखिल होते हैं तब उन्हें वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिस वजह से शिवा प्रसाद राजलक्ष्मी की बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें वो किसी से छुपकर फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है, जबकि उसके पास तो फोन ही नहीं था। इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो फोन है ये कहाँ से आया और तुम किससे बात कर रही हो। ये सुनते ही राजलक्ष्मी की बेटी घबराकर अपना फोन छुपाने लगती है, लेकिन शिवा प्रसाद उससे फोन छीन लेते हैं और जब उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। इसके बाद शिवा प्रसाद इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, जहां पर उन्हें एक ऐसा अकाउंट मिलता है जिससे राजलक्ष्मी की बेटी की हर रोज बात होती थी और उस चैट में कुछ ऐसी बातें थी जो काफी वियर्ड थी। उन्हें पढ़ने के बाद शिवा प्रसाद को दाल में कुछ काला लगता है और वो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस से कहते हैं कि साहब, मुझे लगता है कि मेरी बहन हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत मारी गई है, जिसके पीछे उसी की बेटी का हाथ है। ये सुनते ही पुलिस फौरन ही FIR लिख लेती है और राजलक्ष्मी की बेटी के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच के दौरान पता चलता है कि हाल ही के दिनों में उसके अंदर से काफी मैसेजेस को डिलीट किया गया था, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के भी काफी मैसेजेस डिलीट किए गए थे। इसलिए पुलिस वाले अब साइबर एक्सपर्ट्स का सहारा लेने का फैसला करते हैं और डिलीट किए गए मैसेजेस को रिकवर करने की कोशिश में जुट जाते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि राजलक्ष्मी की जो जान गई है उसे सिर्फ हार्ट अटैक का नाम दिया गया है। इसलिए वो उनकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, जो शुरुआत में कुछ भी बताने या मानने से साफ इनकार कर देती है और बस एक ही बात बार बार दोहराती है कि माँ की जान तो हार्ट अटैक की वजह से ही गई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास राजलक्ष्मी की बेटी के खिलाफ सबूत मौजूद थे। इसलिए जब पुलिस उसके सामने इंस्टाग्राम मैसेजेस का जिक्र करती है तो वो एकदम दंग रह जाती है। उसे समझ में आ गया था कि झूठ बोलने का बॉस अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो पुलिस को सब सच बताने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि उन्होंने मेरी आजादी छीन ली थी, वो उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाती थी और उसे घर से बाहर अकेले नहीं जाने देती थी। स्कूल के अलावा कहीं भी जाने पर रोक टोक करती थी, जिस वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि उसकी माँ तो उसे एक कैदी की तरह रख रही है कि वो कहीं भाग ना जाए। ये बात बेटी को बहुत बुरी लगती थी। इसके अलावा जब वो 12 साल की हुई तब वो अपना एक अलग स्पेस चाहती थी। उसे लगता था कि बाकी लोगों की तरह उसके पास भी फोन होना चाहिए, जिसके लिए वो राजलक्ष्मी से बार बार कहती है, लेकिन वो हर बार मना कर दिया करती थी। वो उसे समझाते हुए कहती है कि अभी उसकी उम्र जो है वो पढ़ने लिखने की है, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाए और अपने लिए एक अच्छा करियर चुने ताकि फ्यूचर में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। अगर राजलक्ष्मी ने उसे फोन दे दिया तो उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, वो बिगड़ सकती है, उसका पढ़ाई से ध्यान हट सकता है, इसलिए वो उसे फोन देने के लिए राजी नहीं होती हैं। इसी बात पर दोनों माँ बेटी में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था।
राजलक्ष्मी की बेटी अपनी ही माँ से अब चिढ़ने लगी थी। वो उन्हें पलट कर जवाब देती थी, पर राजलक्ष्मी उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। अब क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके जिद करने पर आखिरकार उसे फोन भी दिला देती हैं। साथ ही हिदायत भी देती हैं कि फोन का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए करे। तब तो बेटी हाँ कर देती है, लेकिन राजलक्ष्मी के जॉब पर जाने के बाद जैसे ही स्कूल से वापस आती तो फौरन ही फोन लेकर बैठ जाती थी। उसकी उम्र अब करीब 13 साल हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहती थी। नए नए दोस्त बनाना, उनसे बातचीत करना राजलक्ष्मी की बेटी को अब ये अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी तो वहां उसकी मुलाकात गणेश नाम के एक लड़के से होती है, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास थी और वो मंदिर का पुजारी था। गणेश पहली ही नजर में राजलक्ष्मी की बेटी को पसंद करने लगता है और दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हो जाती है। जल्द ही राजलक्ष्मी की बेटी और गणेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रोज फोन पर चैटिंग करते हैं एक दूसरे से। इनके बीच का रिश्ता देखते ही देखते गहरा हो जाता है और एक दिन गणेश अपने प्यार का इजहार राजलक्ष्मी की बेटी के सामने कर देता है। अब क्योंकि ये लड़की भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो भी गणेश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, बिना ये सोचे समझे कि उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, जबकि गणेश 21 साल का था। खैर, अब इनका मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। राजलक्ष्मी की बेटी अक्सर घर देर से आने लगती है और उसके बर्ताव में भी उन्हें कई चेंजेस नजर आते हैं, इसलिए वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो आजकल इतनी लेट क्यों आती है। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का अफेयर मंदिर के पुजारी गणेश से चल रहा है और वो उसके साथ घूमती फिरती रहती है। ये जानने के बाद राजलक्ष्मी का पारा हाई हो जाता है। वो अपनी बेटी को खूब डांटती है और उसे साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहती है कि वो गणेश से अब नहीं मिलेगी और ना ही उससे फोन पर बात करेगी। अब क्योंकि राजलक्ष्मी अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। साथ ही समझाती भी है कि उसकी उम्र अभी इन चीजों की नहीं है। राजलक्ष्मी अब उसकी निगरानी करना भी शुरू कर देती है। वो उसका फोन चेक करने लगती है, साथ ही गणेश से चोरी छुपे मिलने पर पाबंदी लगा देती है और बेटी को धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसी वैसी हरकत की तो वो उसका फोन छीन लेगी, साथ ही ट्यूशन जाने पर भी रोक लगा देगी। ये सारी बातें देखिए बेटी को नागवार गुजरती है। उसे लगता है कि जैसे उसकी माँ राजलक्ष्मी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही है, वो उसके और गणेश के प्यार के बीच में आ रही है। ये बातें जब वो गणेश को बताती है कि जो उसकी माँ है उसने मिलने से मना किया है और गणेश से दूर रहने को कहा है, तो वो उसे भड़काने लगता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हैं, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हैं, बल्कि तुम पर अपना हक जमाती हैं। अगर तुम चाहो तो हम उन्हें रास्ते से हटा सकते हैं, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बन जाओगी और हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। राजलक्ष्मी की बेटी भी अपनी ही माँ को रास्ते से हटाने के लिए रेडी हो जाती है और दोनों इंस्टाग्राम पर ही उन्हें मारने का प्लान बना लेते हैं। साथ ही गणेश अपने एक दोस्त दिनेश को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है, जिससे राजलक्ष्मी की बेटी अक्सर बात करती थी और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि उसका दिनेश के साथ भी अफेयर चल रहा था। खैर, तारीख आती है 29 अप्रैल 2025। हर रोज की तरह राजलक्ष्मी बेटी के साथ बैठकर रात को खाना खाती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके खाने में नींद की गोलियां पाउडर के रूप में पीस कर डाली गई हैं, जिसे किसी और ने नहीं, उनकी बेटी ने ही खाने में मिलाया था। राजलक्ष्मी आराम से खाना खाती है और अचानक उन्हें गहरी नींद आने लगती है, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ये देखकर बेटी थोड़ी देर बाद माँ के कमरे में जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो गहरी नींद में सो गई हैं या नहीं। इसके बाद वो गणेश को फोन करती हैं, जो दिनेश के साथ उसके घर आ जाता है। ये तीनों मिलकर राजलक्ष्मी के कमरे में जाते हैं और बेटी खुद अपने हाथों से एक तकिया उठाती है और उसे राजलक्ष्मी के मुंह पर रख देती है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। ये देखकर वो हंसते हुए गणेश से कहती है कि अब हमारे बीच में कोई कांटा नहीं है, हम दोनों आराम से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिलहाल तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और राजलक्ष्मी की बेटी सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फोन करती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि सबको मालूम है कि राजलक्ष्मी को हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें 2023 में भी हार्ट अटैक आया था, इसलिए वो अपने ऊपर से शक हटाने के लिए रिलेटिव्स को फोन करके माँ की तबीयत बिगड़ने का नाटक करती है, जिसको सुनते ही सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और एम्बुलेंस में ले जाते वक्त भी यही वो कहती रहती है कि माँ को हार्ट अटैक आया है। उसकी बात पर सब यकीन कर लेते हैं और जब डॉक्टर्स बताते हैं कि राजलक्ष्मी अब नहीं रही, तो उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन राजलक्ष्मी के भाई ने कुछ वक्त बाद बेटी का भांडा फोड़ दिया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें, फिलहाल राजलक्ष्मी की बेटी ऑब्जर्वेशन होम में है, जबकि गणेश और दिनेश जेल में मौजूद हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और मामला अदालत में सब जुडिस है। वेल देखिए, इस केस से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि आज का जो टाइम है वो किसी पर भी यकीन करने का नहीं है, चाहे आपकी पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो या कोई और हो। अपनी आंखों को हमेशा खुला रखें और हर किसी से सावधान रहें। वेल आपके हिसाब से इस पूरे केस में कौन है असली दोषी? क्या वाकई में एक माँ ने अपनी बेटी को रोक टोक करके गलत किया,
या वो बेटी ही गलत है जिसने अपनी मां को मार दिया? और साथ में गणेश और दिनेश को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन हो केस को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।